मेरे सभी विद्यार्थियों को नमस्कार और मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम हमारा अगला नया चैप्टर लेके चालू करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है कन्वर्टर, जिसे परिवर्तक बोलते हैं, जो जिस चैप्टर को बहुत कम स्टूडेंटों ने पढ़ रखा है। और इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन अवश्य हर एक परीक्षा में बैठते हैं। इसी परीक्षा में नहीं, नॉन टेक्निकल वाले एग्जामों में भी इस चैप्टर से आपका एक या दो क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन कन्वर्टर परिवर्तक जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है मेरे भाइयों। आपको लास्ट में अगर ये क्लास देखने के बाद कुछ अलग सीखने को मिले तो मुझे विश्वास है कि आपको इसमें इस चैप्टर में कुछ नया सीखने को मिलेगा। मेरी तरफ से कुछ नया मिलने वाला है आपको। तो अगर अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस चैप्टर को हम आज और कल दो वीडियो बना के कन्वर्टर को फ्री कर देंगे। हम ट्रांसफार्मर के चैप्टर को फ्री कर चुके हैं मेरे भाइयों। ट्रांसफार्मर ऐसा कोई भाग नहीं बचा है जो हमको करना हो। ठीक है, हम नया चैप्टर जो लेने वाले हैं वो कन्वर्टर है। जैसे कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर की मतलब परमानेंट लाइनमैन की भर्ती आ चुकी है और एनएमडीसी में भर्ती आईटीआई वालों के लिए आई है। और राजस्थान में जो टेक्निकल हेल्पर की भर्ती है वो भी लाइनमैन वालों की आई है। और इन भर्तियों में, दोनों भर्तियों में रनिंग वाले फॉर्म डाल सकते हैं। दोनों भर्तियों में जो रनिंग वाले होते हैं वो फॉर्म डाल सकते हैं इसमें। ठीक है मेरे भाइयों, अब ज्यादा बात ना करते हुए हम कन्वर्टर पर आते हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 है कन्वर्टर का। ठीक है, और हम आते हैं कन्वर्टर। ठीक है, किस पे आ रहे हैं? कन्वर्टर। ठीक है, कन्वर्टर मतलब क्या होता है हिंदी में अगर इसे बोला जाए तो? परिवर्तक। क्या बोला जाता है? परिवर्तक। ठीक है, क्या बोला जाता है? कन्वर्टर या परिवर्तक। इसका मुख्य कार्य क्या होता है मेरे भाइयों कि किसी भी मतलब किसी का एक रूप को दूसरे रूप में चेंज करना होता है। किसी भी धारा को एसी या डीसी को एक रूप में दूसरे रूप में चेंज करना, मतलब एसी को डीसी में चेंज करना या डीसी को एसी में चेंज करना। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य क्या होता है इसका कि एक मान की धारा को दूसरे मान की धारा में परिवर्तन करना। ठीक है मेरे भाइयों, अगर दूसरा वर्ग इसका देखें हम तो एसी टू डीसी में चेंज करने का इसका वर्क होता है। और तीसरा वर्ग अगर हम देखें कन्वर्टर का तो डीसी टू एसी चेंज करने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, कन्वर्टर परिवर्तक जो एक प्रकार की सप्लाई को दूसरे प्रकार की सप्लाई में परिवर्तन करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम कन्वर्टर परिवर्तक में एसी और डीसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि एसी क्या होती है। जो एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट होती है। इस अल्टरनेटिंग करंट का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। हम जो घरों में सप्लाई ले रहे हैं वो इसी करंट को ले रहे हैं। ठीक है, और इस करंट का ही हम अल्टरनेटिव करंट, और डीसी को हम पूरा नाम लिखते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है भाइयों, तो अल्टरनेटिव करंट जो एसी धारा होती है, ये धारा का उत्पादन करना, वितरण करना, ट्रांसमिशन मतलब पारेषण करना, तीनों ही डीसी की अपेक्षा सरल होता है और सस्ता होता है। और अधिक दूरी तक हम एसी का पारेषण, वितरण, ट्रांसमिशन तीनों कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, इसलिए हम एसी का उपयोग अधिकतर करते हैं। भारत ही नहीं, बहुत सारे देशों में सबसे ज्यादा हम एसी धारा का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारे घरों में आने वाली सप्लाई एसी धारा होती है, हमारे उद्योगों में चलने वाली ऐसी सप्लाई होती है, हमारे जो सब स्टेशन पे जो सप्लाई का उत्पादन होता है, उत्पादन केंद्र में बड़ी बड़ी सप्लाईयों का जो निर्माण करते हैं उसका भी हम एसी के रूप में करते हैं। लेकिन आप बोलोगे सर तो फिर डीसी की क्या आवश्यकता पड़ी? जब एसी हम इतने काम में ले रहे हैं तो हमें डीसी की क्या आवश्यकता पड़ी? कुछ ऐसे विशेष कार्य होते हैं जो एसी से नहीं होते, डीसी से होते हैं। और दैनिक जीवन में भी ये कार्य होते हैं जो आपने कभी देखा नहीं होगा। घर में तो आ रही है एसी सप्लाई, लेकिन जब आप मोबाइल चार्ज लगाते हो ना, मोबाइल की पिन लगाते हो, और जो वो चार्जर जो रहता है, वो चार्जर क्या करता है? जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि मोबाइल की जो बैटरी होती है वो डीसी से ही चार्ज होती है, एसी से कभी भी चार्ज नहीं होती। इसलिए कुछ विशेष कार्यों में, कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में जो
घरेलू काम या किसी प्रकार काम है, भारी कार्य में भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य ऐसे हैं जिसमें डीसी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम डीसी को भी एसी को डीसी में चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है और फिर डीसी को एसी में भी चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ विशेष कार्य से कौन से हैं जो जिसके लिए हमने एसी को डीसी में परिवर्तित किया। ठीक है, कुछ विशेष कार्य मैं आपको बताता हूँ ऐसे कौन से हैं। देखो, कन्वर्टर का मैंने आपको उपयोग बताया था, एक प्रकार की सप्लाई को दूसरे प्रकार की सप्लाई में बदलने का इसका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बोला था कि ऐसे प्रमुख कार्य जब डीसी की आवश्यकता है, डीसी की आवश्यकता है। देखना, आपके जीवन में ये कुछ जो मैं पॉइंट बता रहा हूं आपने सुना तो होगा, लेकिन आप ये कंफ्यूज रहेंगे कि यार ऐसा भी होता है क्या, कैसे होता है। देखो, घर में जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर जो होता है घर में जो इन्वर्टर होता है वह डीसी से चार्ज होता है, डीसी से चार्ज होता है, मतलब समझ रहे हो, उसमें डीसी संग्रहित की जाती है। घर में चाहे एसी सप्लाई आ रही है, लेकिन उस इन्वर्टर में ऐसे उपकरण लगे हैं जो एसी को पहले डीसी में चेंज कर रहे हैं और डीसी का स्टोर कर रहे हैं, डीसी को सेव कर रहे हैं। एसी कभी स्टोर नहीं की जाती। पहला पॉइंट ये हमेशा ध्यान रखना कि एसी सप्लाई को हम कभी स्टोर नहीं कर सकते, उसको हम सेव नहीं कर सकते। हाँ, एसी सप्लाई को हम रेक्टिफायर के द्वारा डीसी में चेंज कर फिर उसे डीसी धारा के रूप में, दृष्ट धारा के रूप में हम सेव करते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी में कभी एसी धारा से कभी चार्ज नहीं होगा, हमेशा डीसी धारा से ही चार्ज होती है। तो हम क्या लगाते हैं, जब उसमें वो लगाते हैं, एडोप्टर नहीं, हाँ एडोप्टर भी यही काम करता है, एसी को डीसी में बदलता है। लेकिन जब हम चार्जर लगाते हैं, चार्जर के अंदर छोटा सा कभी भी खोल के देखना, छोटा सा ट्रांसफार्मर, छोटे छोटे एम्पलीफायर और छोटा सा रेक्टिफायर उसमें लगा रहेगा। जो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदल देता है और हमारी मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर देते हैं। इसलिए इसका दूसरा काम किसमें आएगा, बैटरी चार्जिंग में। ठीक है, मैंने बताया। तीसरा सेल निर्माण में। अब आप बोलेंगे सर सेल निर्माण में डीसी का कार्य, देखो जब हम कभी भी 5 रुपए का या 10 रुपए का हम कभी भी सेल लेके आते हैं मेरे भाइयों, कभी भी देखा, जैसे हमने हमारा टीवी के रिमोट का सेल खत्म हो गया, अब हम उस सेल को लेके आए, तो उस सेल को जब हमने रिमोट में लगाया तो कहीं से उसमें कनेक्शन तो दे नहीं रहे कि कहीं से कनेक्शन दे रहा है कि वो उसमें विद्युत जा रही है, इसके बाद हम विद्युत आगे बढ़ा रहे, नहीं, उसमें डीसी पहले से ही संग्रहित है। जब हमने उस चार्जर में लगाया, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें लगाया हमने रिमोट में डीसी, उस सेल को लगाया, तो वो सेल लगते से ही उस जो रिमोट के अंदर जो उपकरण लगा होता है, एक लगा रहता है, उस सेल डीसी था, उसके अंदर एक उपकरण लगा था रेक्टिफायर, तो उस रेक्टिफायर से डीसी को उसने क्या कर दिया, नहीं रेक्टिफायर से एसी टू डीसी, उसके अंदर एक उपकरण लगा होता है जिससे वो एसी टू डीसी टू एसी में चेंज कर देता है। इसलिए सेल निर्माण में भी डीसी की आवश्यकता होती है। ठीक है, बूस्टर कार्य में भी डीसी की आवश्यकता होती है। ट्रैक्शन कार्य में जो रेलवे में होते हैं, ट्रैक्शन कार्यों में भी डीसी की आवश्यकता होती है। और होइस्ट में भी डीसी की आवश्यकता होती है। इन सब में डीसी की आवश्यकता होती है। इसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, जिन्होंने आईटीआई वगैरह की है उनको पता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी डीसी की आवश्यकता होती है। ठीक है, धातु मुद्रण में भी डीसी की आवश्यकता होती है। इसलिए हम एसी को डीसी में बदलते हैं। इसलिए इन इतने सारे कार्यों को हम एसी से शुद्धता रूप से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एसी का मान, अल्टरनेटिव करंट का मान समय के साथ बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। अल्टरनेटिंग करंट मतलब जिसका परिणाम तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित होती हो, और दिष्ट धारा मतलब डीसी धारा मतलब जिसका परिणाम तथा समय, जिसका परिणाम और दिशा समय के साथ परिवर्तित न होती होती, जो बिल्कुल नियत रहती है। ये चित्र होता है, देखो ये एसी का चित्र है। ठीक है, और डीसी का चित्र क्या होता है, डीसी का ये चित्र है, ये डीसी का चित्र है। समझ में आया? ये एसी और ये डीसी है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अभी कन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत विशेष क्लास है मेरे भाइयों। आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत कम जानकारी यूट्यूब पर मिलेगी, लेकिन हम आपको ऐसी जानकारी देंगे इस चैप्टर से, और इस चैप्टर से थ्योरी का चैप्टर है इसमें, और 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। देखो कन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम इनके प्रकार जाने तो प्रकार हम इनके पढ़ेंगे 4 प्रकार के। कितने प्रकार के पढ़ेंगे? 4 प्रकार के। मैं एक बार चारों प्रकार आपको बता देता हूँ, फिर उन चारों प्रकार का मैं धीरे धीरे करके पूरा उनको खोल के बताऊंगा। ठीक है, तो पहला प्रकार कौन सा है? एमजी सेट।
कौन सा सेट? एमजी सेट। एमजी सेट मतलब समझ रहे हो आप? मोटर जनरेटर सेट। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम जो पढ़ेंगे रोटरी इन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम तीसरी क्लास जो पढ़ेंगे रोटरी इन्वर्टर एमजी सेट, इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटल मेटल रेक्टिफायर, और चौथा हम पढ़ेंगे इन्वर्टर के बारे में। ठीक है, इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या वर्क करते हैं और कौन सा वर्क क्या क्या करता है। ठीक है, इतना हुआ। इनको ये चार प्रकार के जो सेट होते हैं, अब हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताते हैं जिससे सीधा एक क्वेश्चन आपका फंसने वाला है। बिल्कुल बेसिक जानकारी रहेगी। इन चारों चीजों पांचों चीजों को आप लिख लेना, एक क्वेश्चन सीधा भी फंस सकता है इनमें से। देखो क्या होता है, अब मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे कि एसी टू डीसी, मतलब एसी को डीसी में चेंज करने वाली मशीन क्या होती है? डीसी टू एसी में चेंज करने वाली मशीन क्या होती है? डीसी टू डीसी में चेंज करने वाली मशीन क्या होती है? एसी टू एसी में चेंज करने वाली मशीन क्या होती है? इन दोनों का मैंने आपको पूरा नाम बता दिया था। एसी का पूरा नाम क्या था? अल्टरनेटिव करंट। मैं बता चुका हूँ आपको, लिखने की वजह से मैं नहीं लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी क्यों। डीसी का पूरा नाम क्या था? डायरेक्ट कौन सा करंट? डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये थे। अब हम इनमें जानकारी ये पाएंगे कि एसी टू डीसी परिवर्तित करने वाले कौन कौन सी मशीनें या फिर कौन कौन से उपकरण है। ठीक है, देखो एसी टू डीसी बदलने के लिए सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं एमजी सेट का। एमजी सेट का भी प्रयोग करते हैं, जो मैंने आपको बताया था मोटर जनरेटर सेट इसका पूरा नाम होता है। इसके बाद हम एसी टू डीसी चेंज करने के लिए रोटरी कन्वर्टर भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ सकता है? रोटरी कन्वर्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि एसी को डीसी में चेंज करने वाला उपकरण कौन सा है, तो आप अगर एमजी सेट है तो एमजी सेट ऑप्शन में करेंगे, रोटरी कन्वर्टर है तो रोटरी कन्वर्टर ऑप्शन में करेंगे, और तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण होता है वो होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर अगर तीनों याद हो तीनों ऑप्शन में करेंगे, उपरोक्त तो सभी कर देंगे। यह तीन चीजें ऐसी हैं जो एसी को डीसी में चेंज करती हैं। ठीक है, आप ये डीसी टू डीसी डायरेक्ट याद करो। डीसी टू डीसी जो चेंज करता है वो चॉपर करता है। कौन करता है? डीसी टू डीसी जो चेंज करता है वो कौन करता है? चॉपर करता है। ठीक है, इसके बाद एसी टू एसी कौन चेंज करता है? साइक्लोट्रॉन। ठीक है, अब आप बोले सर एसी टू एसी चेंज करने की क्या हो सकता है बड़ी? इसमें क्या होता है, जो साइक्लोट्रॉन होता है ये क्या करता है? आवर्ती के मान में परिवर्तित करता है। एसी के कम मान की आवर्ती को अधिक मान की आवर्ती को बदलना। ठीक है, ये आपको बेसिक जानकारी है। अब एक सेट जो हमारा बचा है एसी टू एसी क्या करती है? इसमें आवर्ती को बदला जाता है, आवर्ती को बदला जाता है। अब हम अगर डीसी टू एसी पे आते हैं, दिष्ट धारा करंट डीसी टू डीसी हमने पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है कि डीसी को एसी में चेंज करने वाले कौन कौन से उपकरण है। देखो एक इधर से पढ़ा था हमने रोटरी कन्वर्टर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन तो यही बन गया, या तो रोटरी कन्वर्टर चेंज कर लिख दो इसको, या फिर इसका एक और नाम होता है इन्वर्टर। ठीक है, डीसी को एसी में चेंज करने के लिए रोटरी कन्वर्टर हो गया। इसके बाद फिर कौन सा होता है? बैटरी। जो हमारा वो बैटरी होती है ना, बैटरी का पूछे तो ये भी डीसी टू एसी चेंज करने वाली चीज होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जानकर लिख लीजिए और सीधा अच्छे से लिखिए, एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन में आंसर आपका बन जाएगा, इसलिए इनकी जानकारी लेना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए इनकी जानकारी लिख लीजिए। हम इनको एक एक को बाकायदा पूरा बताएंगे आपको। ठीक है, एसी टू डीसी एमडी से रोटरी कन्वर्टर रेक्टिफायर, डीसी टू एसी रोटरी कन्वर्टर, ये इस कन्वर्टर को फिर हम क्या बोल सकते हैं इसमें? इन्वर्टर। और या फिर बैटरी। बैटरी भी क्या करती है, जब हम
एसी को चेंज करके डीसी के रूप में उसमें संग्रहित करते हैं ऊर्जा। हमारे घर में जो इन्वर्टर लगा है उसको बैटरी ही बोलते हैं। हमारे घर पे जो इन्वर्टर लगा हुआ है, इंग्लिश में इन्वर्टर नाम है, हिंदी में हम बैटरी बोल देते हैं। उसमें जब हमने डीसी को संग्रहित करके रखा और घर की जैसे लाइट गई, घर पे जैसे बोल देते हैं लाइट गई तो हमारा इन्वर्टर चालू हो जाता है। तो घर की लाइट कभी डीसी पे नहीं चलती, खर्चा बहुत हो जाएगा डीसी पे चलाओगे तो आप, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। एसी में खर्चा कम होता है मेरे भाई में। और जैसे ही लाइट गई तो वो डीसी जो उसमें संग्रहित कर रखी, डीसी सप्लाई दृष्ट धारा करंट जो उसमें संग्रहित कर रखी है, उसमें रोटरी कन्वर्टर लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? ये रोटरी कन्वर्टर लगा हुआ होता है। तो रोटरी कन्वर्टर क्या करता है, उस डीसी को फिर एसी में चेंज कर देता है। हम इन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट में हम पूरी जानकारी इन्वर्टर के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा है? एमजी सेट, जिसके बारे में हमें जानकारी लेनी है, ठीक है मेरे भाई। क्या होता है एमजी सेट, पूरी जानकारी आज की वीडियो में एमजी सेट और रोटरी कन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे। दो के बारे में आज पढ़ लेंगे और दो के बारे में कल पढ़ के और इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं खींचेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरे भाइयों, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एमजी, एमजी मतलब समझ रहे हो? उसका पूरा नाम लिखे तो हम क्या लिखे? मोटर जनरेटर सेट, ठीक है। ये एमजी का पूरा रूप है। एमजी का पूरा नाम क्या है? मोटर जनरेटर सेट। मतलब इसका हम अगर एक डायग्राम बनाए तो कैसे इसको याद कर सकते हैं? ये तो है एक मोटर, ये है एक जनरेटर। मोटर को हमेशा हम कौन सी सप्लाई देते हैं? एसी सप्लाई देते हैं। कौन सी सप्लाई देते हैं? एसी सप्लाई देते हैं। मोटर क्या करती है? एसी धारा को या विद्युत धारा को, चाहे एसी हो या डीसी हो, लेकिन हम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कौन सी मोटर का हम उपयोग करेंगे। तो मोटर ने क्या करा, यहाँ से हमने इसको विद्युत धारा दी, तो मोटर क्या करती है? विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो यहाँ इसकी जो शाफ्ट लग रही थी, इस पर, इस शाफ्ट पर हमें यांत्रिक ऊर्जा मिली, ठीक है। जब इस शाफ्ट पर हमें यांत्रिक ऊर्जा मिली तो मेरे भाइयों जनरेटर क्या करता है? फिर जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को फिर विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो हमें यहाँ क्या मिल जाती है? विद्युत ऊर्जा मिल जाती है मेरे भाइयों, ठीक है। यहाँ ऐसा कर देता हूँ, ये चित्र को आप समझे, ठीक है। यहाँ से हमने इसमें एसी दी। मैंने आपको बताया था कि एमजी सेट क्या करता है? एसी को डीसी में चेंज कर देता है। तो मैंने एक बेसिक डायग्राम आपको बताया कि मोटर थी, मोटर को हमने पहले एसी सप्लाई दी, क्योंकि मैंने कहा मोटर जनरेटर सेट, तो मोटर का उपयोग पहले किया, फिर उसमें हमने एसी सप्लाई दी। मोटर में ये शाफ्ट लग रही है। किसी भी मशीन को आप देखोगे, आपके, चलो आप ये देखना, आप कभी शादी पार्टी और विवाह में जब आप जाते हैं तो लाइट की एक आपातकालीन स्थिति में कि लाइट चली जाए तो हम तुरंत, अगर हमें लाइट चाहिए हम क्या करते हैं? एक जनरेटर रखते हैं। देखा आपने? किसी शादी विवाह या फिर कोई सा भी धार्मिक कार्यक्रम हो, हम एक जनरेटर की व्यवस्था पहले करके रखते हैं। उसमें क्या करते हैं? उसमें देखना, आप जब भी देखोगे उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये प्रैक्टिकल है, आपको देखना पड़ेगा। आप देखोगे तो आपका माइंड खुलेगा। आप क्या देखते हैं कि उस जनरेटर में क्या होता है? एक मशीन जनरेटर में क्या होता है? एक तो बेल्ट लगा हुआ था ऐसा, देखना आप कभी भी, एक ऐसा पहिया होता है, पहिए के ऊपर ऐसा बेल्ट लगा हुआ होता है, ठीक है। और इस पहिए से शाफ्ट जुड़ी हुई रहती है यहाँ पर, और इसके ऊपर मशीन लगी हुई होती है। उसमें देखना एक पहिया है, उस पर सॉफ्ट लगी हुई है, और सॉफ्ट लगने के साथ जब हम उसमें क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, तो वो घूमता है, वो पहिया घूमता है। तो जो मोटर में जो सॉफ्ट लगी हुई है, उस जनरेटर में जो सॉफ्ट, मोटर नहीं वो जनरेटर है, उस जनरेटर में सॉफ्ट लगी तो वो सॉफ्ट भी घूमने लग जाती है। जब वो सॉफ्ट घूमने लग जाती है तो हमें क्या मिलता है? यांत्रिक ऊर्जा से हमें डीसी मिल जाती है, ठीक है मेरे भाइयों। ठीक है। अब एसी, अब देखो इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट है जो आपको लिखवा रहा हूं। देखो सबसे पहली बात हम क्या लिखेंगे? ये मोटर है, इसमें कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? आपसे पूछे कि एमजी सेट में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है। प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है अगर आपसे पूछे तो। पहला क्वेश्चन बन गया। आप लिखना ही नहीं आगे बढ़ा के, मैं आपको पूरे पॉइंट बता रहा हूँ। चलो, प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है। अब प्रेरण मोटर में किस किस मोटर का प्रयोग कर सकते हैं? कम क्षमता के लिए, कम क्षमता के लिए तो प्रेरण मोटर दो प्रकार की होती है, सिंगल फेज मोटर, थ्री फेज मोटर। तो हम यहाँ पे सिंगल फेज मोटर का प्रयोग भी कर सकते हैं और थ्री फेज मोटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। थ्री फेज प्रेरण मोटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब सिंगल फेज में
और 3 फेज में। देखो क्या होता है, सिंगल फेज मोटर का प्रयोग भी कर सकते हैं, 3 फेज मोटर का प्रयोग कर सकते हैं। अधिकतर या सामान्यतः हम किस मोटर का प्रयोग करते हैं, सामान्यतः हम किस मोटर का प्रयोग करते हैं, किस मोटर का प्रयोग करते हैं, पढ़ा होगा आपने, स्क्रू केज मोटर, मतलब पिंजरा प्रारूपी मोटर, कम दक्षता के लिए पिंजरा प्रारूपी मोटर, किसके लिए, कम दक्षता के लिए। ठीक है, एक पॉइंट बन गया। अगर आपको अधिक दक्षता चाहिए तो हम किस मोटर का प्रयोग कर सकते हैं, अधिक दक्षता के लिए, अधिक दक्षता के लिए हम तुल्यकारी मोटर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर, तुल्यकारी मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी जानकारी है मेरे भाइयों, क्वेश्चन में बनने वाली लाइन है। प्रेरण मोटर का उपयोग करते हैं, ठीक है, सिंगल फेज और 3 फेज मोटर किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सामान्यतः हम पिंजरा प्रारूपी मोटर 3 फेज वाली मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर हमें उच्च क्षमता उच्च दक्षता चाहिए तो हम तुल्यकारी मोटर का प्रयोग कर लेते हैं। इतनी सी जानकारी आप जल्दी लिखिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। देखो एक बात और ध्यान में आप लिख लेना कि मोटर और जनरेटर दोनों यांत्रिक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, विद्युतीय रूप से नहीं जुड़े रहते हैं। किस रूप में जुड़े रहते हैं, यांत्रिकी रूप में जुड़े रहते हैं और विद्युतीय रूप से नॉट कनेक्टेड रहते हैं। ये लाइन आप दोनों लाइन लिख लेना। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बेसिक जानकारी थी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि मोटर को हम क्या देते हैं, मोटर को इनपुट देते हैं। इनपुट के रूप में हम क्या देते हैं, एसी सप्लाई, या सिंगल फेज या 3 फेज की। फिर क्या करते हैं, मोटर हमें क्या देती है, आउटपुट जो देती है, मोटर जो हमें आउटपुट देती है वो हम जनरेटर में इनपुट के रूप में देते हैं। जनरेटर में इनपुट के रूप में देते हैं। कैसे देते हैं, अब यहां से हमने एसी दी, यहां हमें क्या मिल गया, आउटपुट। अब इस आउटपुट को हमने जनरेटर को किस रूप में दिया, इनपुट के रूप में। फिर जनरेटर हमें किस रूप में देगा, आउटपुट के रूप में। तो जनरेटर से हमें क्या मिलता है, आउटपुट। ठीक है, जनरेटर से हमें क्या मिलता है, आउटपुट। अब बेसिक जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। इसमें किस प्रकार का जनरेटर का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसमें डीसी शंट, अगर ऑप्शन में दे रखा है तो बेटर वेस्ट, सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहेगा, क्योंकि इसमें ये खास आदत ये है कि लोड बदलने से भी इसका वोल्टेज स्थिर रहता है। लोड बदलने से भी इस जनरेटर की गति स्थिर रहती है और वोल्टेज भी स्थिर रहता है। ठीक है, डीसी शंट या फिर डीसी शंट के साथ अगर ये ऑप्शन में दे रखा हो तो ठीक है, नहीं दे रखा हो तो डीसी कंपाउंड जनरेटर। और अगर दोनों दे रखे हैं तो ए और बी आपको ऑप्शन में दे रखा होगा तो ए और बी क्लियर आप कर देना। ठीक है मेरे भाइयों, ये बेसिक जानकारी आपकी हो गई। एक अगली जानकारी आप लिख लीजिए कि जो हमारा एमजी सेट होता है, एमजी सेट यांत्रिक रूप से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जल्दी उतार लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लिखवा रहा हूं मैं आपको, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैं बीच में आपसे कुछ ज्यादा बातें नहीं करता हूँ, मैं बस, मेरा मेन मकसद होता है क्लास को लेना, और क्लास को लेने के बाद बस अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। डस्टर की तरह रखा दिया। ठीक है, इसके आगे हम इसमें जो और आगे बढ़ते हैं, इसकी सारी जानकारी, पूरा बेसिक पूरा जानकारी पढ़ने लगे। देखो मेरे भाइयों, अगर आपने पॉलिटेक्निकल भी कर रखा और भी कर रखी है और आपको फिर भी आईटीआई में टीचर बनना है
तो आपका पॉलिटेक्निकल का नहीं आएगा, आपका वी का नहीं आएगा, आपको आईटीआई का बेसिक ही पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी बिल्कुल अंदर से, तब जाके आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है मेरे भाइयों, अब आगे हम चलते हैं। अब क्या होता है, मैंने आपको मोटर के बारे में बता दिया, कौन सी मोटर का प्रयोग करेंगे, जनरेटर के बारे में बता दिया, किस प्रकार की जनरेटर का प्रयोग करेंगे। इसके आगे क्या होता है, इसके बाद इसका सबसे खास आदत क्या है कि इसमें जो आउटपुट प्राप्त होता है, आउटपुट उसके वोल्टेज को हम आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। और किसके द्वारा कर सकते हैं, ये भी लिख लीजिए, शंट फील्ड रेगुलेटर के द्वारा। समझ में आया? आउटपुट में जो हमें वोल्टेज मिलता है जनरेटर के द्वारा, जो आउटपुट में हमें वोल्टेज मिलता है, हम उसका क्या करते हैं कि आउटपुट वोल्टेज का हम शंट फील्ड रेगुलेटर के द्वारा हम चेंज कर देते हैं। इसके बाद इसमें और क्या काम होता है, इसमें मोटर की और जनरेटर की दोनों की गति नियत रखी जाती है, दोनों की गति नियत रहनी चाहिए। ये पॉइंट तो बहुत जरूरी है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि दोनों की गति नियत रहनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, यह अगर इसमें कोई दोष आ जाता है तो उसका निवारण बहुत जल्दी कर लेता है, ये दोष निवारण में आसानी उत्पन्न करता है। अगर कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो आसानी उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके बाद ये उतारिए आप जल्दी से। इसके बाद इसका उपयोग कहीं 100 एम्पियर की धारा को परिवर्तन करने में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसकी दक्षता, ध्यान रखना, इसकी दक्षता कम होती है। ठीक है, यह अधिक जगह घेरता है, अधिक जगह घेरता है। ठीक है, इसके बाद यह अधिक जगह घेरता है। इसके बाद इसके रखरखाव, इसका रखरखाव अधिक करना पड़ता है, इसका रखरखाव अधिक करना पड़ता है। ठीक है, अधिक करना पड़ता। ये एमजी सेट की प्रमुख विशेषता है। जो मेरा मोटर जनरेटर सेट था, जो मैंने आपको जानकारी बताई है, अब एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, इसमें जब हमको जो आउटपुट मिलता है, उस आउटपुट को हम शंट फील्ड रेगुलेटर के द्वारा इसके आउटपुट को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, इसके बाद इसमें जो ये एमजी सेट, मोटर की जो गति और जनरेटर की गति, दोनों की गति समान होना चाहिए, जिससे जो इनके बीच में जो शाफ्ट लगी हुई है, ये शाफ्ट बराबर गति के साथ घूमे। ठीक है, इसमें अगर कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, उस दोष को हम आसानी से समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद इसका उपयोग कम धारा को बदलने में और अधिक धारा को, कई 100 एम्पियर की धारा को परिवर्तन करने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसकी दक्षता क्यों होती है मेरे भाइयों, इसकी दक्षता कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि दो मशीन है, एक मशीन इसकी हानि अलग प्राप्त होगी, इसकी हानि अलग प्राप्त होगी, इसकी हानि और इसकी हानि मिलकर हानि तो ज्यादा हो गई, इसलिए इसकी दक्षता कम प्राप्त होती है। ये अधिक जगह स्थान घेरता, अधिक जगह को स्थान घेरेगा, क्योंकि मोटर भी लगाना है, जनरेटर भी लगाना है, तो बकायदा अधिक स्थान घेरेगा। अधिक रखरखाव करना पड़ता है, क्योंकि दो मोटर दो जनरेटर है। जल्दी से तो कुछ विशेष जानकारी और है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ, फिर मोटर जनरेटर सेट हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, आपने उतार लिया। और मेरे हिसाब से मैंने सारी बेसिक जानकारियां आपको दे दी, और कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो इसमें और देने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रोटरी कन्वर्टर या फिर रोटरी इन्वर्टर। ठीक है मेरे भाइयों, क्या पढ़ेंगे, कन्वर्टर या इन्वर्टर। ठीक है, इसमें कुछ विशेष अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, मोटर जनरेटर सेट में मैंने जो आपको बेसिक चीजें बताई है, वही बेसिक चीजें आती हैं और ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाता है। आगे हम अभी चैप्टर और रह गया है, अब रोटरी कन्वर्टर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिर एक मेटल रेक्टिफायर पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम
इन्वर्टर पढ़ के चैप्टर को फिनिश कर देंगे, 2 से 3 क्लास बनेंगी और चैप्टर फ्री हो जाएगा मेरे भाई। अगर आपको एक क्लास अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला है, आपने पढ़ा तो है मुझे पता है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने पढ़ा है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मैंने जो पढ़ाया उसमें 1 या 2 पॉइंट, 1 या 2 लाइन या कुछ नया आपको सीखने को मिला, जो आप किताबों में सब है, पर उसको हम पढ़ नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते कि क्या बन सकता है। ठीक है मेरे भाइयों, आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर लाइनमैन की भर्ती आ चुकी है, सभी एमपी वाले फॉर्म भरना, क्योंकि एमपी वाले अदर कास्ट के, अदर राज्य के फॉर्म भर सकते हैं और सभी के सभी जनरल में गिनाएंगे। ठीक है मेरे भाइयों, कोई 5% नहीं, कोई 10% नहीं, सभी जनरल में आएंगे। और 1512 भर्ती आई है, तो 1512 भर्ती को उपयोग हमको बहुत जोर से लेना। ठीक है, ठीक है मेरे भाइयों। इसके बाद एनएमडीसी में भर्ती आई है, चलो मैं थोड़ा सा भर्ती का कर लेता हूँ। तो 9 तारीख से फॉर्म भराएंगे, 28 फरवरी तक फॉर्म भराएंगे। ठीक है, किसके भराएंगे? राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के लिए। ठीक है, टेक्निकल हेल्पर के लिए। ठीक है, इसके बाद अदर राज्य अलाउ है, अदर स्टेट अलाउ है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई कोटा नहीं है, सब जनरल में गिनाएंगे। ठीक है, इसलिए फॉर्म भरना बहुत बढ़िया बात है। पद कितने हैं? 1512 पद के लगभग इतने हैं पद, लगभग मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन लगभग पद इतने हैं इसमें। ठीक है मेरे भाइयों, मैं आपकी बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद 100 नंबर का प्री का पेपर होगा, 100 नंबर प्री पेपर होगा, जिसमें से 50 से 60% टेक्निकल है। ठीक है।